आज हम लोग डाउट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला जो आपका एक्सरसाइज का डाउट आया है वो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है कि a बराबर 1,1, मतलब कि a का नियामक आपको दिया हुआ है 1,1, b बराबर दिया हुआ है 3,-1, मतलब कि b का नियामक आपको दिया हुआ है 3,-1, और रेखा AB पर, मतलब रेखा एक क्या है आपका AB है, पर P एक बिंदु है, P आपका एक क्या है बिंदु है, इस प्रकार स्थित है कि B A और P के बीच में है, मतलब कि B जो बिंदु है आपका A और P के बीच में है, और दिया हुआ है कि AP जो है वो 2AB के क्या है बराबर है। तो आपको बताना है कि P का नियामक यहाँ पर क्या होगा या P का निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आता है A और B दो बिंदु है, ठीक है, और AB एक आपका क्या है रेखा है। तो हम एक रेखा AB बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये A है और ये आपका क्या है B है, ये भी एक रेखा हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि P एक बिंदु इस प्रकार है कि P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि B A और P के बीच में आता है, मतलब कि B जो बिंदु है ना वो A और P के बीच में आता है, मतलब कि A यहाँ पर है तो B के बाद कहीं होगा, तभी आपका क्या होगा B जो है A और P के बीच में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए कि AB एक रेखा है तो हम AB एक रेखा बना लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि P एक बिंदु इस प्रकार है, P एक बिंदु इस प्रकार है, P आपका क्या है एक बिंदु है, इस तरह से है कि B जो बिंदु है, B जो आपका बिंदु हो A और P के बीच में आता है, तो A और P के बीच में आता है तो A तो यहाँ पर हो गया, तो B कब बीच में आएगा जब P इसके बाद कहीं होगा, तो यहाँ पर हम P रख दिए, ठीक है। अब देख रहे हैं कि B जो है आपका A और P के बीच में स्थित हो रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि AP जो है वो 2AB के क्या है बराबर है, AP जो है वो क्या है 2AB के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो इसका निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं AP, और बटा में अगर AB करेंगे तो AB हो गया बराबर क्या हो गया 2/1 हो गया, क्या हो गया 2/1 हो गया, मतलब कि AP क्या हो गया AP, और AB का जो रेशियो हो गया वो आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया 2/1 का, मतलब कि आपको पता है कि AP जो है आपका पूरा 2 यूनिट है। AP जो है आपका, याद रखिए कि यहाँ पर रेशियो की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसके एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ है ना, ये हो सकता है कि 4/2 रहा होगा या हो सकता है कि 16/8 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस हिसाब से AP आपका जो है क्या है 2 यूनिट है AP आपका क्या है 2 यूनिट है, और AB आपका क्या है 1 है, AB आपका 1 है, मतलब कि BP भी आपका कितना होगा 1 होगा। बात समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर हमको पता चला कि लिखा हुआ है कि AP बराबर है 2AB के, AP जो है बराबर है किसके 2AB के, तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो AP रहने दिए बटा में AB कर दिए बराबर में 2/1 आ गया, मतलब कि AP और AB का रेशियो हमारे पास क्या आ गया 2/1 आ गया, मतलब कि 2:1 आ गया, मतलब कि AP आपका पूरा क्या है 2 यूनिट है, AP आपका क्या है पूरा 2 यूनिट है, और AB आपका क्या है 1 यूनिट है, AB आपका क्या है 1 है, तो ये पूरा 2 है और ये 1 है, मतलब कि BP आपका बचेगा वो कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है, आपको A का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1,1 दिया हुआ है, A जो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है 1,1, B जो आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3,-1, क्या दिया हुआ है 3,-1। तो आपको निकालना क्या है P का नियामक, तो इसका नियामक हम मान लेते हैं क्या कि x2, y2 मान लिए, ठीक है। आपको याद आ रहा हो कि अगर ये रेशियो और ये रेशियो दोनों बराबर है, मतलब कि 20 के ठीक क्या है बीच में, बीच वाला बिंदु है, अगर यहाँ पर AB और BP का रेशियो यहाँ पर अगर सेम आ रहा है, जैसे हम बताए थे कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास ये P है, यहाँ पर ये Q और यहाँ पर क्या है R है, और यहाँ पर ये PR और ये QR अगर बराबर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये R बिंदु जो है इसका मिड पॉइंट है, मतलब कि ये क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ये AB जो है 100 और ये BP जो है 100, बी थोड़ा सा इधर हम बनाए थे, हमको पहले से नहीं पता था कि एक्चुअल में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम B लिखे थे, तो यहाँ पर हमको रेशियो क्या पता चला कि ये AB का रेशियो और ये BP का रेशियो क्या है, ये भी 1 है और ये भी आपका क्या है 1 है, मतलब कि दोनों का यूनिट क्या है सेम है। तो यहाँ पर AB और BP इक्वल है, मतलब कि B जो है आपका इसका क्या है मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है। तो इसको हम मान लेते हैं x1, y1, इसको हम मान लेते हैं x2, y2 मान ही लिए, और ये आपका हो गया x, y। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि B AP का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है, इसीलिए B का नियामक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो B का नियामक x, y बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर क्या x1 + x2 बटा में 2, और y1 + y2 बटा में लिखते हैं हम यहाँ पर
2, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं बी एक्स कॉमा वाई का जो रेशियो दिया हुआ क्या, रेशियो नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, नियामक। नियामक जो दिया हुआ क्या दिया हुआ 3, -1 बराबर x1, तो x1 यहाँ पर क्या है 1 है, x2 तो x2 हमको पता नहीं है, नीचे क्या है 2 हो जाएगा, y1 तो y1 आपका क्या है 1, y2 तो y2 आपका क्या है y2 ही रहने दीजिए, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब कि ये x का वैल्यू होता है तो x आपका इतना के बराबर हो गया, और यहाँ वाला आपका y होता है तो y आपका ये हो जाएगा। ये सिर्फ आपको हम समझाने के लिए इस तरह से हम खींचे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर इस तरह से खींचे, ठीक है। ये एग्जाम में अगर बनाइएगा तो इस तरह से खींचेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो हम x को x के इक्वेट करेंगे तो x आपका 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 1 + x2, और नीचे आपका क्या है 2 है। क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर हो गया 1 + x2, तो इधर आएगा तो 6 - 1 बराबर हो गया x2, माने कि x2 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, तो x2 का वैल्यू आपके पास आ गया 5। ठीक उसी तरह से -1 को अगर हम इक्वेट करेंगे 1 + y2 अपॉन 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -2 = 1 + y2, क्रॉस गुना किए हैं, -1 में 2 से करेंगे तो -2 बराबर 1 + y2 हो गया, तो -2 और ये इधर आएगा तो -1 बराबर हो गया y2, तो y2 बराबर यहाँ पर क्या आ गया -3 आ गया। तो इस तरह से जो रेशियो आप एक कोऑर्डिनेट जो आ गया यहाँ पर P बिंदु का, वो आपका क्या आ गया, तो आपका आ गया 5, -3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको ब्लू नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया था। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 17 नंबर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के 3 लगातार, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है लगातार, मतलब कि लगातार 3 शीर्षों के नियामक आपको दिए हुए हैं, 6, -1, 10, 6 और 13, -5। तो चौथा शीर्ष कितना होगा, कितना उसका नियामक होगा, ये हमको बताना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक जो है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया। आपको पता है कि नेमिंग जो इसका करते हैं तो ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए बी फिर सी और डी, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। या अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए लिखे हैं तो ए बी सी डी इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर 9th क्लास या 7th क्लास अगर अच्छे से पढ़े हैं तो ये रूल होता है। तो ए बी सी डी यहाँ पर हम लिख दिए। 3 लगातार शीर्ष दिया है तो 3 लगातार शीर्ष, आप अगर बी से शुरू करते हैं तो बी सी डी लिख सकते हैं, या सी से शुरू करते हैं सी को अगर पहला मानते हैं तो सी डी ए लिख सकते हैं, या अगर ए से शुरू करते हैं तो ए बी सी, इस तरह से 3 शीर्ष आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहला शीर्ष ये है आपका, ये दूसरा है और ये क्या है तीसरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, -1, हम ए को पहला मान लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10, 6, ऐसा नहीं कि ऐसे चलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 6, -1 हो गया, 10, 6 हो गया, और क्या हो गया 13, -5, ठीक है। 13, -5, ये चौथा हमको पता नहीं था, इसको मान लेते हैं x4, y4, ठीक है। और हमको ये चौथा शीर्ष निकालना है। तो आप अगर पढ़े होंगे 9th क्लास ज्योमेट्री तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज अगर हो गया, ठीक है, तो इसका जो विकर्ण होता है क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर क्या करता है समद्विभाजित करता है, मतलब कि 2 बराबर भाग में क्या करता है बांटता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया डी हो गया, और यहाँ पर अगर ओ हो गया, ठीक है, तो ये ओ ए और ये ओ सी क्या होगा बराबर होगा। मतलब क्या कि ये ओ बिंदु जो होगा ए सी के लिए क्या होगा मध्य बिंदु होगा, और ठीक उसी तरह से ये ओ जो होगा, ठीक है ना, BD के लिए भी क्या होगा मध्य बिंदु होगा। मतलब कि ओ BD का भी मध्य बिंदु होगा और वो AC का भी क्या होगा मध्य बिंदु होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा, और अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि समानांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है तो वो क्या करता है कि एक दूसरे को यहाँ पर क्या करता है समद्विभाजित करता है बराबर। मतलब कि ओ जो बिंदु होगा, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये दोनों के लिए क्या होगा इक्वल होगा। मतलब कि OA का डिस्टेंस OC का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक उसी तरह से OB का डिस्टेंस OD का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। तो इसी का यूटिलाइज करके यहाँ पर हम क्या करेंगे चौथा शीर्ष यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके दोनों विकर्ण को क्या करेंगे मिलाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप फिगर बना करके दोनों यहाँ पर जो है विकर्ण उसको हम क्या किए मिलाएं। यहाँ से AC को मिला दिए, यहाँ से हम BD को मिला दिए, यहाँ पर हम नाम दे दिए O, ठीक है। अब आपको पता है कि O जो है बिंदु, O जो है विकर्ण AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूंकि बिंदु O विकर्ण AC तथा BD दोनों का मध्य बिंदु है फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। तो हमको यहाँ पर
पहले ओ का हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, तो देखिए कि जो विकर्ण में दोनों भुजा दोनों का आपका क्या है, शीर्ष का निर्देशांक मालूम होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो AC अगर विकर्ण हम लेंगे तो AC में यहाँ पर आपको A और C दोनों का पता है, तो इस दोनों के हेल्प से आप यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। और जब इसका आ जाएगा तो उसके बाद हम BD का मध्य बिंदु क्या ले लेंगे, O, और उसके हेल्प से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विकर्ण AC के लिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो विकर्ण AC के लिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x2 y2, और इसको तो हम x, y मान ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि AC अगर आपका एक रेखाखंड है और वो इसका क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु O का अगर आप नियामक निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा, ऐसा नहीं कि O यहाँ पर माने है तो ऐसा नहीं कि आप ओरिजिन यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है ना, O सिर्फ यहाँ पर, या O को हम हटा ही देते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं P, ठीक है। ऐसा नहीं कि डाउट आप लोगों को रहे, यहाँ पर हम P मान लेते हैं, ठीक है। तो P का नियामक अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो x1 प्लस x2, मतलब क्या, x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई क्या हो जाएगा 2। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं P x, y बराबर x1 कितना है 6 है, प्लस x2 कितना है, तो x2 यहाँ पर है 13 बटा में क्या हो गया 2, यहाँ पर हो गया x2 था 13। अब आते हैं y1, तो यहाँ पर -1 है, y2 में, तो y2 यहाँ पर क्या है -5 है, बाई हो गया 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, P x, y 13 और 6 19, तो 19 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -5 -1 -6 बटा यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 तिया 6 हो गया। तो आपके पास P का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ गया, तो P का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 19 बटा 2 और कॉमा -3। तो ये आपके पास आ गया P का कोऑर्डिनेट, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट आपको पता हो गया कितना, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता हो गया है कितना है 19 बटा 2 कॉमा -3, ठीक है। अब ये x2 y2 यहाँ पर हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था। अब आते हैं BD के लिए, विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए। तो विकर्ण BD के लिए आप देख रहे हैं कि P इसका क्या है, मध्य बिंदु है, तो आपको x इसका निर्देशांक यहाँ पर पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये x4 y4 है, तो इसको हम मान लेते हैं x3 y3, आप x2 y2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर या इसको हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं भी आप लिख सकते हैं। वो सिर्फ मोटिव था मेरा कि वो समझने के लिए कि x1 प्लस x2 फॉर्मूला उसका होता है, उसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BD के लिए P आपका क्या है, मध्य बिंदु है, तो P का निर्देशांक अगर हम x y निकालेंगे तो आपको पता है कि x वाला को x में जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, फिर y वाला में y को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, x4 है, यहाँ x का वैल्यू क्या है 10 है, और बटा में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ y का वैल्यू क्या है y4 है, और यहाँ y का वैल्यू क्या है 6, और बटा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, P x, y बराबर, ठीक है, सॉरी x, y के तो वैल्यू हमको पता है ना, तो x का वैल्यू क्या है 19 बटा 2 है, तो यहाँ पर हम रख दिए 19 बटा 2, और y का वैल्यू आपको पता है कितना -3, तो यहाँ पर हो गया -3 बराबर x4 प्लस 10 नीचे हो गया 2, और यहाँ पर हो गया y4 प्लस 6 नीचे हो गया 2, ठीक है। अब आपको पता है कि x को x से इक्वेट करना है और y को y से इक्वेट करना है। तो यहाँ पर x आपका क्या है, तो यहाँ पर x आपका है 19 बटा 2, और यहाँ पर आपका क्या है x4 प्लस 10, और नीचे आपका क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 19 है, और ये इधर आएगा तो माइनस में 10 बराबर में क्या हो गया x4। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो x4 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9। उसी तरह से यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे y को, तो यहाँ पर आपका क्या है -3 बराबर y4 प्लस 6 बाई 2, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 3 दूना 6, तो -6 बराबर y4 प्लस में क्या हो गया 6, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -6, ये इधर आएगा तो -6 बराबर में क्या हो गया y4। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो y4 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया -12, मतलब क्या कि चौथे शीर्ष का जो नियामक आपके पास हो गया वो क्या हो गया 9, -12। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इतना अच्छे से बना करके नीचे लिख दीजिएगा कि अतः समानांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष का नियामक x4, y4 बराबर 9, -12, ठीक है। बड़ी इज्जत से अच्छे से लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। हालांकि ये आपके चैप्टर का है नहीं, हम बता भी दिए थे कि एनसीईआरटी का ये टॉपिक आपका नहीं है, एनसीईआरटी में आपको पढ़ना नहीं है, तो नोट कीजिए इसको आप लोग।
अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपका दिया हुआ है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकालिए। माध्यिकाओं की लंबाई मतलब कि तीनों माध्यिका का लंबाई आपको निकालना है, और आपको पता है कि माध्यिका का लंबाई अलग अलग हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको सब माध्यिका का लंबाई निकालना है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1, -1, 0, 4 और -5, 3। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है, ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1, -1, बी का आपको दिया हुआ है 0, 4 और सी का आपको दिया हुआ है -5, 3। ठीक है, अब आपको माध्यिका का लंबाई निकालना है। पहले बात कर लेते हैं एडी माध्यिका का। ठीक है, तो माध्यिका आपको पता है कि सम्मुख भुजा को क्या करता है, बराबर दो भाग में बांटता है। मतलब कि ये BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। उसी तरह से बी से अगर बी यहाँ पर अगर हम खींचेंगे तो उसके लिए ई जो होगा AC के लिए क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। सी से CF अगर खींचेंगे तो AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसी कंसेप्ट के साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लंबाई हम निकालेंगे कि कितना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको ये AD का लंबाई निकालना है। क्या निकालना है कि AD कितना होगा, बी से बी खींचेंगे तो बी का लंबाई कितना होगा, सी से CF खींचेंगे तो CF का लंबाई कितना होगा। मतलब कि हमको दूरी सूत्र से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और दूरी सूत्र से हम तभी किसी का लंबाई निकाल सकते हैं जब दोनों कोऑर्डिनेट का आपको पता होना चाहिए कि दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है, दोनों बिंदुओं का नियामक कितना है। तो अगर बात करते हैं एडी पर, तो ए का नियामक आपको पता है लेकिन डी का नियामक आपको पता नहीं है। तो उससे पहले आपको क्या जरूरी यहाँ पर है कि डी का नियामक आपको पता करना है कि डी का नियामक क्या होगा। अब डी का नियामक निकलेगा कैसे, तो आपको पता है कि डी जो है BC का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। डी जो होता है BC का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला से इसका हम क्या करेंगे, नियामक निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डी का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि डी BC के लिए मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यिका जो होता है सम्मुख भुजा को दो भाग में बांटता है। तो डी BC के लिए मध्य बिंदु है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, डी बराबर। तो डी का नियामक लिखने के लिए क्या करेंगे, x में x को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो x यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर x आपका क्या है, -5 है। तो 0 + -5 बटा में क्या हो जाएगा, 2। फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बड़ा है। 4 प्लस क्या लिखेंगे, 3 बटा में 2। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डी बराबर हो जाएगा -5 बटा 2 और 4 और 3 7 बटा ये हो गया 2। ठीक है, तो ये डी का लंबाई आ गया। ठीक है ना, डी का कोऑर्डिनेट आपको कितना आ गया, तो -5 बटा 2, 7 बटा 2। आपको एडी का लंबाई निकालना होगा। तो एडी का लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र हम जानते हैं क्या, x1 - x2। तो x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा -5 बटा 2। तो क्या हो जाएगा 1 - 5 बटा 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y1 यहाँ पर क्या है, -1 है। y2 यहाँ पर क्या है, -7 बटा 2 का हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, AD बराबर √ यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 5 बटा क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। 1 + 5 बटा 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अगर आप यहाँ पर भिन्न का घटाव बनेगा तो ये -2 हो जाएगा और -7, तो -9 बटा क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। बताया भी थे कि जैसे मान लीजिए कि -1 है, -7 बटा क्या है, 2 है। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2 और 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर -7। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं -9 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, -9 बटा 2 हो गया। इसको मिटाते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD बराबर √ यहाँ पर हो जाएगा 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 5 7 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आगे AD बराबर √ 7 का स्क्वायर 49 बटा में हो गया 4 और 81 बटा 4। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो AD बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, √ तो 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 4 और 8 12 और 1 हो जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तो AD बराबर लिख सकते हैं √ 130 और 2 का 4 का √ कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका AD का लंबाई आ गया, क्या आ गया, AD। और AD आपका क्या है, तो AD आपका है माध्यिका। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि B से अगर हम यहाँ पर खींचे BE, ठीक है, तो पहले तो E का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। तो E का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो E का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, 1 + -5, वही x1 + x2 वाले फॉर्मूला पर, नीचे हो जाएगा 2 और -1 + 3 और नीचे हो जाएगा 2।
तो यहाँ से क्या होगा, तो ये 1 -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और -4/2 करेंगे यहाँ पर, और 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 2 और नीचे हो गया 2। तो यहाँ पर 2 से 2 बार में 2 से कट गया। तो ई का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, तो ई का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया -2,1। तो आपको ई का क्या आ गया, -2,1। आपको निकालना क्या है, तो बी निकालना है। क्या निकालना है, बी। तो बी की अगर हम बात करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, तो बी बराबर लिख सकते हैं √अंडर बी का कोऑर्डिनेट 0, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 1 का स्क्वायर हो गया, 4 - 1 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं बी बराबर √ ये 0 माइनस माइनस 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 में से 3 घटेगा, 2 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया 4 हो गया, और 4 में से 1 घटेगा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो बी बराबर क्या हो गया √13। तो ये आपके पास आ गया बी। क्या आ गया, बी आ गया। एक आपके पास बच गया क्या, तो एक आपके पास बच गया CF। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम CF निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं CF का। CM नाम दीजिए, ठीक है। ये CM की अगर हम बात करेंगे तो M आपका क्या होगा, AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, और M का अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 0 + 1 का 0 + 1 बटा में हो जाएगा 2, और 4 ± 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, मध्य बिंदु के फॉर्मूला से। तो लिख सकते हैं क्या, M बराबर ये हो जाएगा 1/2, और 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो ये आपके पास आ गया M का नियामक, और M का नियामक आपको आ गया तो आपको निकालना क्या है, CM निकालना है। क्या निकालना है, ये आपको आ गया 1/2, 3/2। तो आपको MC निकालना है या CM निकालना है। तो CM = क्या लिख सकते हैं, तो √-5 - 1/2 का होल स्क्वायर, और उसी तरह से क्या लिख सकते हैं 3 - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CM बराबर √5 है, और यहाँ पर क्या है 2, तो -5 में 2 से गुना करेंगे तो -10 और -1, तो क्या हो जाएगा -11/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, फिर से समझ लीजिए कि -5 और माइनस क्या है 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम गुना करेंगे तो -5 में 2 से गुना करेंगे तो -10, और -1 बटा में हो जाएगा 2, तो आपके पास आ जाएगा -11/2। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, -11/2 का होल स्क्वायर लिखे हैं, और 3 में से 3/2 घटाएंगे, 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, तो 3 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.5, मतलब कि 3/2 यहाँ पर बच जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं कि 3 दूना 6, 6 में से 3 घटेगा तो 3, और बटा में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हो गया, उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, CM बराबर √-11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 2 का करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9, और 2 का करेंगे तो 4। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, तो CM बराबर आ गया √130 बटा में आ गया 4। तो लिख सकते हैं CM बराबर √130, और 4 का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है 2। तो इस तरह से आपका 2 जो माध्यिका है बराबर आ गया, तीसरा एक आपका अलग था, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया तीनों माध्यिका का लंबाई। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि त्रिभुज ABC में A बराबर आपको दिया हुआ है k,2, B बराबर दिया हुआ है k, और C बराबर दिया हुआ है -k, 1 + k। आगे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि k के प्रत्येक मान के लिए, सिद्ध आपको करना है कि k के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान मतलब कि कोई भी मान ले लें, जो आपको मन है वो ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2/3 ले लीजिए, -5/3 ले लीजिए, जो मन कर रहा है आपको वो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि k के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज ABC का केंद्रक, त्रिभुज ABC का जो केंद्रक होगा एक ही होगा, इसका मान बदलेगा नहीं, इसका मान क्या होगा, बदलेगा नहीं। तो ये आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर जैसे हम आपको बताए थे सबसे पहला चैप्टर जो इसका शुरू किए थे, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन था कि आप बताइए कि थीटा पर दूरी जो है आपका निर्भर नहीं करता है। आपको याद होगा कि आप इसका जो एक्सरसाइज था 1 का ए, उसमें आपका क्वेश्चन था थीटा करके कुछ था, तो उसमें आपका था कि आपको बताना है कि जो इसका जो दूरी है वो हमें थीटा के प्रत्येक मान के लिए आपका क्या होगा, एक ही होगा, या थीटा पर वो निर्भर नहीं करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमको बताना है कि के का कोई मान ले लेंगे, मतलब कि के पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, के का मान कोई भी ले लेंगे तो आपका वो क्या है, एक ही आएगा, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा, के पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है।
तो और बताना है कि नियत जो केंद्रक होगा, केंद्रक जो होगा उसका निर्देशांक भी आपको निकालना है। तो केंद्रक का फॉर्मूला आपको पता है कि तीनों का x जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिए, तीनों का y जोड़ के 3 से क्या किए डिवाइड किए, वही आपका क्या होगा केंद्रक का फॉर्मूला होता है। तो अगर बात करें तो मान लीजिए कि एक हम त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। पी का निर्देशांक मान लीजिए कि k, 2 है, क्यू का मान लीजिए कि 1, -k है, और आर का नहीं गलत हो गया, त्रिभुज का नाम ही यहाँ पर दिया हुआ एबीसी, तो हम पी क्यू आर कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम एबीसी ही लिखेंगे। त्रिभुज में अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो हम कुछ भी मान सकते थे। यहाँ हो गया ए बी सी हो गया, ठीक है। तो सी का आपको दिया हुआ -k, 1 + k, तो आपको पता है कि ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x3, y3। आप चाहे तो x2 y2 इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं, बना सकते हैं आप उस तरह से भी। केंद्रक यहाँ पर होता है, ठीक है। केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्रक को हम लोग कहते हैं, केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं जी कहते हैं, और अंतः केंद्र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो यही हमको जी निकालना है कि जी क्या होगा, तो इसको हम मान लेते हैं x, y। तो जी अगर यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, जी x, y बराबर x1 क्या है, तो x1 आपका है यहाँ पर k, प्लस x2, तो x2 आपका क्या है 1, x3 आपका क्या है, तो x3 आपका है -k, और नीचे क्या हो गया 3, y1 + y2, y1 + y2, तो y1 आपका क्या है 2, y2 आपका क्या है -k, और y3 आपका क्या है, तो 1 + k, और नीचे आपका क्या हो गया 3। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी पूरा पर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ बातें क्या है कि देखिए यहाँ पर k प्लस में है, यहाँ पर क्या है k माइनस में। तो हमेशा अगर मान लीजिए k का वैल्यू अगर मान लीजिए कि आप 1 लिए, क्या लिए 1, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा -1 होगा, और आपको पता है कि ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो हमेशा k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, मान लीजिए कि अगर आप 1 लिए हैं तो -1 + 1, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि k पर यह डिपेंड ही नहीं कर रहा है, केंद्र का जो मान है k पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए आपका k का कोई ही मान लीजिएगा तो उसके लिए क्या होगा, इसका जो केंद्र का जो वैल्यू होगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, k से k कैंसिल कर देते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, तो आ गया 1 बच गया, और नीचे 3, तो 1/3 हो गया, और 2 और 1 3, और बटा में हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं जी जो आपका केंद्रक है ग्रेविटी सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1/3, 1। अब नीचे थोड़ा सा क्या लिख देंगे, तो लिखेंगे k का मान, सॉरी जी का मान, एक केंद्रक का निर्देशांक लिख सकते हैं, केंद्रक का निर्देशांक के मान से स्वतंत्र है, इस कारण इसलिए k के प्रत्येक मान के लिए केंद्रक का नियामक एक ही रहेगा, एक ही रहेगा या नियत रहेगा, माने बदलेगा नहीं। k का माने जो केंद्रक का निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो सबके लिए एक ही रहेगा। k का कोई मान लीजिएगा तो उसके लिए एक ही रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि k का मान माने केंद्रक का जो निर्देशांक है k के मान से क्या है, स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है हम आपको बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए हम अपने डाउट सीरीज को इतना ही तक रखते हैं। जो डाउट सीरीज बच गया है इसके बाद का क्वेश्चन कुछ, तो उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।